आजकल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक तनाव। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा है इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल ट्रॉमा से शुरू होता है, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू लेट गो, हाउ टू फॉरगिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयुर्वेद की सबसे लोकप्रिय थेरेपीज कौन सी हैं? जो भी आप खाते हैं वो पचना चाहिए। हम बोलते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। कि सबसे पहले आपको समझना है कि मेरी स्किन खराब क्यों हुई। कि हर चीज़ जो हर्बल है या नेचुरल है वो आयुर्वेदिक नहीं है। एक ऑयल पुलिंग आपने सुना होगा, उसके बाद टंग स्क्रैपिंग होता है, नाक को साफ करना है, आँख को साफ करना है। ये हमारी सेंसेस हैं जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं। हमें सबको जो है प्रॉपर लंच करना चाहिए, आराम से बैठ करके, मोबाइल दूर रख के, टीवी बंद करके। जैसे आजकल जंक फूड खा रहे हैं लोग। जंक का मतलब क्या है? कूड़ा। इंग्लिश में जंक मीन्स कूड़ा। तो कूड़ा क्यों खा रहे हैं भाई? बैलेंस इज हेल्थ, इम्बैलेंस इज डिजीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉब्लम क्या है कि एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, और आज हम इनके साथ जानेंगे सारे मिथ और सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्कार सर। थैंक यू जी। नमस्कार सर, आयुर्वेद के फील्ड में आपको पायनियर माना जाता है। वैश्विक मंच पे आपने आयुर्वेद का जो आप आयुर्वेद के लिए जो काम किया है जी। आपको किस वक्त ये एहसास हुआ कि अब आपको आयुर्वेद को ही अपने जीवन का मिशन बनाना है? टेक्निकली तो जैसे बचपन से ही गांव में रहते थे, तो गांव में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। तो जब भी कोई रोग होगा छोटा मोटा तो वैद्य जी के पास, तो वो कुछ चूर्ण वगैरह देते थे, कुछ टैबलेट्स देते थे। तो एक कनेक्शन बचपन से था। लेकिन अधिक जो एक कनेक्शन बना आयुर्वेद का स्ट्रॉन्ग, जब आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ। तो वहाँ जब फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो थोड़ा सा जैसे आयुर्वेद के बारे में पढ़ा, तो ऐसा एक फीलिंग आया कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता है। तो फिर आयुर्वेद को मैंने थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ा, और जब कॉलेज में जो पढ़ाने का तरीका था उससे कहीं आगे मुझे और सीखने की इच्छा हुई। तो फिर मुझे एक वैद्य जी मिले जिनको मैंने अपना आयुर्वेदिक गुरु बनाया बाद में। तो कॉलेज में लगभग 5.5 साल पढ़ाई की, फिर 5 साल गुरु शिष्य परंपरा में उनके अंडर में पढ़ाई की, और वहाँ से फिर ये पूरा आयुर्वेद की जो फिलॉसफी को समझ करके फिर प्रैक्टिस शुरू की। और प्रैक्टिस बहुत एक छोटे से गैराज में मैंने शुरू किया था काम, बिकॉज कुछ अपने पास रिसोर्सेज नहीं थे उस समय, और उस समय आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। 92 में मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो इस तरह से आयुर्वेद से मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने कॉलेज में जो ज्वाइन किया, तो वहाँ मुझे और ज़्यादा एक इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तो हमने फिर अपने जीवा आयुर्वेद में कि अपना बनाया टैगलाइन के घर घर में आयुर्वेद। तो इस तरह से काम शुरू किया जी। तो जो वेस्टर्न मेडिसिन है, एलोपैथी जिसको हम कहते हैं, तो उसको आज के दौर में एक साइंस के तौर पे देखा जाता है, लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसे अभी भी एक एंशिएंट विजडम या हमारा जो पुराना ज्ञान है उसके तौर पे देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिफरेंस है इसको हम कैसे ब्रिज करें, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आयुर्वेद है ना, वो हजारों वर्ष पुराना हमारा एक चिकित्सा पद्धति है, और हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर कारगर नहीं होगी या जो साइंटिफिक नहीं होगी, वैज्ञानिक नहीं होगी, तो अधिक इतने दिन नहीं टिक सकती। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि न केवल टिकी हुई है, आज पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, पिछले 2-3 दशकों में बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। अभी लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में शिक्षित हम कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय जो हमारा बनाया मोदी जी ने, उसके बाद बहुत सारा काम इस दिशा में हुआ है। लगभग अभी अगर आप देखें तो 40,000 से ज़्यादा आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जो कि ऑन पब्लिश्ड हैं जर्नल्स में जी। इसी तरह से एक स्पेशल विंग है जिसको सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च साइंसेस कहते हैं, CCRS। और एक अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली भारत के अंदर WHO का बना है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जहाँ पूरे दुनिया के जितने ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनके साइंटिस्ट आकर के सब लोग इकट्ठा रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी आप फ्यूचर में देखेंगे कि जो एक ये सिनेरियो बदल रहा है, और लोगों में भी ये विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली साइंटिफिक भी है, इफ़ेक्टिव भी है, और लोगों ने ये देखा कि आयुर्वेद जो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, वो न केवल आपको फिजिकल लेवल पर जो है एक हेल्थ देती है, बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर
और इवन सोशल हेल्थ जिसको आजकल हम कहते हैं, जो रिलेशन वाली प्रॉब्लम है, जी। हर लेवल पर आयुर्वेद आपको जो है एक हेल्थ का प्रोग्राम पूरा देती है। क्योंकि आयुर्वेद शब्द जो है, अगर हम उसको एनालाइज करें, बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद के बारे में नॉलेज नहीं है। वो सोचते हैं कोई काढ़ा है, कोई चूर्ण है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। जड़ी बूटी है, घरेलू नुस्खा जी, है। घरेलू वो नुस्खे तो एक जैसा छोटा आपने सा कहा। पार्ट है हाँ, आयुर्वेद का। जी। लेकिन वास्तव में आयु का साइंस, ऐसा कह लीजिए, आयु का वेद। और आयु आयु क्या का है? वेद। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल का कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा जो ह्यूमन सिस्टम है, इसका मैनुअल है आयुर्वेद। तो क्योंकि जो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दुनिया में कहीं, तो उनको थोड़ा मैनुअल तो पढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मोबाइल आपके पास होता है, तो मोबाइल का मैनुअल आपको देखना पड़ता है जब भी कुछ उसमें कुछ खराबी आए, या किसी भी गैजेट का। तो इस तरह से आयुर्वेद जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल कह सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि एक समय में, मतलब कुछ समय में, आने वाले समय में शायद योग की तरह आयुर्वेद भी दुनिया के हर कोने में एक भारतीय चिकित्सा पद्धति के तौर पे प्रचलित हो जाएगा? क्या आपको इस बात पे विश्वास है? आपको क्या देखिए, लगता है इसका? एज ए लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी हो रहा है, जी। क्योंकि जो योग जहाँ जहाँ भी गया, हम्म। अब उसके बाद आयुर्वेद जा रहा है। क्योंकि मैं तो लगभग 40-50 देशों में ट्रेवल करता हूँ पूरी दुनिया में, और हमने तो अब एक पूरा आयुर्योग करके एक पूरा प्रोग्राम ही शुरू किया हुआ है। तो योग जो है वो मोस्टली एक थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल की साइंस है। अगर आप देखें तो मन के लेवल पर, फिर उसके अंदर की जो मन को कैसे नियंत्रित करना है, वो योग में बताया जाता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद हमारा खान पान, डेली रूटीन, लाइफस्टाइल, जो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उनके बारे में आयुर्वेद हमें बताता है। तो योग और आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत आवश्यक है, और ये धीरे धीरे डेफिनेटली बढ़ेगा। जहाँ तक आयुर्वेद एज ए मेडिकल सिस्टम की बात है, उस पर भी काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। और अभी तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन, आपने नाम शब्द सुना होगा। ये जी। इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज़ द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। आगे चल के ये सब कॉम्बिनेशन होगा, उसमें योग भी रहेगा, आयुर्वेद भी रहेगा, मॉडर्न मेडिसिन का भी कुछ उसमें पार्ट रहेगा उसमें। और जो आजकल आजकल एनर्जी हीलिंग भी चल रहा है, उस पर भी बहुत काम हो रहा है। मेंटल लेवल पर बहुत सारी ऐसी, जो जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी ऑफ माइंड, माइंड को कैसे पॉजिटिव करना है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जो आजकल चल रही हैं। हम तो जापान में कम से कम 10 डॉक्टर्स के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो उनके पेशेंट होते हैं वो अपना चिकित्सा कर रहे हैं, साथ में आयुर्वेदिक हम इंटीग्रेट करते हैं। अभी एम्स के अंदर ऐसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन का सेंटर खुला है, जहाँ पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों डॉक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर विल बी इंटीग्रेटिव, और उसमें योग, आयुर्वेद और सबका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जी। सर, आपने फ्यूचर की बात की, तो इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, या कहीं जिज्ञासा है। हम देखते हैं कि आजकल सप्लीमेंट्स हो, बायो हैकिंग, इन सारी चीज़ों पे को लेकर काफ़ी क्रेज़ बढ़ रहा है। तो आयुर्वेद में इस तौर पे, मतलब आयुर्वेद के पक्ष से हम इसको किस तरह से देखेंगे? और क्या आयुर्वेद में भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम, जो है कहते हैं ना, उम्र बढ़ाने वाली साइंस, लॉन्जेटिविटी हाँ हमारी जी, हाँ जी। इंक्रीज करने के लिए, उसको उसको आयुर्वेद किस तरह से दिखता है? क्या उसमें हम देखिए, पाएंगे? आयुर्वेद में डेफिनेटली एक स्पेशल ब्रांच है जिसका नाम ही है ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन। ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन। रसायन ओके। शास्त्र उसको बोलते हैं। जी। और रसायन का अगर हम परिभाषा देखें तो बड़ी अच्छी परिभाषा संस्कृत में है, यद जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, जो आपकी बीमारी को नष्ट करे और ओल्ड एज को नष्ट करे, मतलब आपको यंग बनाए रखे, उसको रसायन कहते हैं। तो ऐसे पूरी एक ब्रांच है, और उसमें ऐसे ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जिनको सेवन करके, एंटी एजिंग फॉर्मुलेशंस उनको हम कह सकते हैं। तो उससे होता क्या है, सबसे पहले आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है पूरा, क्योंकि अगर आप कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप जो कोई सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो वो पचने तो चाहिए ना। अगर पचेंगे नहीं तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो उसका फायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। जो सप्लीमेंट्स लेते हैं लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं तो होता। आयुर्वेद में जब हम रसायन आपको खिलाते हैं या कुछ हम एंटी एजिंग फार्मूला कुछ देते हैं, तो पहले हमारा रहता है कि आपकी अग्नि को ठीक करें, पाचक अग्नि को ठीक करें, फिर आपका जो मेटाबॉलिज्म है, एब्जॉर्प्शन, उसको ठीक करें। और उसके साथ साथ पंचकर्म की हमारे यहाँ बड़ी अच्छी एक पूरी पैथी है, जिसमें बॉडी को पहले डिटॉक्स किया जाता है। तो अगर आप बॉडी को पहले डिटॉक्स करें, उसके बाद रिजुविनेशन के लिए हर्ब्स लें, फॉर्मुलेशन लें, जैसे आजकल काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना होगा, अश्वगंधा है, शतावरी है, शिलाजीत है, या फिर च्यवनप्राश है, ये सब रसायन फॉर्मुलेशन है। आंवला है, आंवला बहुत बहुत अच्छा एक एंटी एजिंग है। इस पर बल्कि एक बहुत अच्छी रिसर्च भी हुई है, जहाँ बाकायदा वो एनिमल्स के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, और जिन एनिमल्स को दिया उनका लाइफ स्पैन बढ़ा उससे, आंवला से। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारे फार्मूलेशन हैं, बहुत सारे गोल्ड प्रिपरेशन हैं,
जिसमें गोल्ड भी डलता है। ओह। काफ़ी सारे जो जेम्स होते हैं उनका प्रयोग होता है। इट्स अमेजिंग अमेजिंग साइंस। तो अगर रेजुविनेशन साइंस में जैसे हमने कहा या लॉन्जेटिविटी बढ़ाने के जी। लिए आपको हेयर बालों के लिए, स्किन के लिए और मेंटल हेल्थ को ओवरऑल बैलेंस रखने के लिए कोई अगर कुछ रेकमेंड करना होगा, कोई आपको सुझाव देना होगा, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे? देखिए, बालों के लिए तो सबसे बेस्ट मैं अगर बताऊं तो बालों के लिए जो है आंवला बहुत अच्छा है। आंवला ले सकते हैं, त्रिफला भी बहुत अच्छा है, सिंपल फॉर्मुलेशन है। ऐसे अगर आप लोकल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो भृंगराज का नाम आपने सुना होगा। जी। भृंगराज का ऑयल भी बनता है, बहुत बढ़िया ऑयल है। और आजकल तो खैर हम जब जो आयुर्वेद में जब उसकी बात करते हैं कि हम कैसे हम आपको यंग बनाएं, तो वहाँ पर्सनलाइज्ड होता है हर चीज़। अच्छा। क्योंकि हर व्यक्ति का हेयर टाइप अलग है, उसका स्किन टाइप अलग है। बस मैं जनरल बता रहा हूँ आपको। जहाँ तक स्किन की बात आती है तो स्किन में नीम का बहुत अच्छा रोल है। नीम जो है वो एक ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो आपकी जो जब रक्त शुद्धि होगी, यानी कि खून साफ रहेगा, तो चेहरे पर ग्लो आता है आपके। इसी तरह से एक मंजिष्ठा करके एक बड़ी कॉमन हर्ब है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं इजीली। और आजकल जो चल रहा है जैसे एलोवेरा लोग लेते हैं, गिलोय लेते हैं, तुलसी का मोरिंगा। जूस पीते हैं। मोरिंगा तो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, ओके। दैट इज मल्टी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। ओके। पर ये जो एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको समझना है कि मेरी स्किन खराब क्यों हुई, व्हाट इज़ द रूट कॉज। हम आयुर्वेद में रूट कॉज को पकड़ते हैं हमेशा, क्योंकि वन साइज डजंट फिट्स ऑल। ऐसा नहीं कि जो आपके ऊपर काम करेगा वो मेरी स्किन भी अच्छा करेगा। जी। आपकी प्रकृति कुछ और है, मेरी प्रकृति कुछ और है। तो इसलिए एक बार जो है ना, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य कंसल्टेशन करना चाहिए। जी। तो सर सोशल मीडिया पर हम तरह तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे देखते रहते जी। हैं और आयुर्वेद का एक तरह से मैं कहूँगी इंस्टाग्रामाइजेशन हो गया है हाँ जी। कि इंस्टाग्राम पे हर इन्फ्लुएंसर सभी लोग आजकल टिप्स और ट्रिक्स बताते रहते हाँ जी। हैं आयुर्वेद को लेकर। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि उनका मिथ बर्स्ट किया जाए, उनका सच जो है लोगों तक पहुंचाया जाए? ऐसी 2-4 चीज़ें आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को देखिए, बताएं। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है। जी। सबसे पहली बात तो है कि जो सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ पहले कि थोड़ा चेक कर लो कि कौन है ये। कोई जी। क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उसकी बात सुन लो। लेकिन आजकल हर कोई, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वो लोग, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आपका 5 दिन में जो है शुगर ठीक हो जाएगा, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका ये जो है बाल उगाएंगे, पता नहीं क्या-क्या लोग बोल रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हर चीज़ जो हर्बल है या नेचुरल है वो आयुर्वेदिक नहीं है। आयुर्वेद के कुछ अपने सिद्धांत हैं। तो वास्तव में अगर आपको आयुर्वेद का कुछ बेनिफिट चाहिए, जैसे कि आपने पूछा कि कुछ आप ऐसी चीज़ें बताओ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, आजकल आपने सुना होगा। जी। मैंने यहाँ तक देखा है किसी कह रहे हैं कि बादाम नहीं खाना, बादाम खाने से जो आपका सेहत खराब हो जाएगी। एक व्यक्ति कह रहा है कि पानी में जो है, जैसे आजकल हम लोग बताते हैं कि पानी में थोड़ा सौंफ उबाल के पी लो, जीरा उबाल के जीरा पी लो, पानी, हाँ। अदरक पानी। तो कह रहे हैं नहीं, पानी में कुछ भी नहीं डालना है, केवल पानी पीना है। और फिर मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ही नहीं वो व्यक्ति जो बोल रहा है। तो इसलिए मैं दर्शकों से तो यही एक निवेदन करूंगा कि हमेशा जो है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो आयुर्वेद में बहुत सारे नुस्खे लिखे हैं इस तरह के, लेकिन वो उसका कुछ आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। अदरवाइज तो क्या हो रहा है कि लोग हेल्थ खराब कर रहे हैं। हमारे पास तो आते हैं लोग कि जी हमने नुस्खा यूज़ किया था, इससे और काम खराब हो गया हमारा। तो इसलिए जो है, जब भी आपको आयुर्वेद का कुछ भी अगर चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन, और उनसे पूछिए, आप जो वो बताएंगे वो सही बात बताएंगे आप। जी। तो डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ऐसा एक कोई आयुर्वेदिक रूटीन जो हो, जो आप कभी स्किप नहीं करते, मतलब कितने भी आप बिजी हो, वो रूटीन आप कभी स्किप नहीं करते, ऐसा आप कुछ बताएं। देखिए, सबसे बढ़िया जो एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में जो मैंने सीखी है, और जो आयुर्वेद का ही एक बेसिक सिद्धांत है, उसको हम दिनचर्या बोलते हैं। आजकल आपने नाम सुना होगा सर्केडियन रिदम। सर्केडियन। जी। क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसका एक रिदम होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनका कनेक्शन जो एनवायरमेंटल, जो हमारा सूरज है, जैसे सूरज उगता है तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, जब सूरज ढलता है तो बहुत सारी चीज़ें इनएक्टिव हो जाती हैं। आजकल आपने एक ट्रेंड सुना होगा कि 6 बजे से पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद, क्योंकि हमारी अग्नि स्लो हो जाती है।
तो इसी तरह से जो दिनचर्या मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। और अभी से नहीं, आयुर्वेद में जब मैं नहीं था उससे पहले भी मैं एक स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ा, तो वहाँ पर हमारी दिनचर्या बहुत बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल की थी। तो अभी भी मैं उसको प्रॉपरली फॉलो करता हूँ। उसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब सूर्य उगता है, कम से कम अगर सूर्य उदय होने से पहले आप नहीं उठते हैं तो सूर्य उदय जब हो रहा है उस टाइम ज़रूर उठ जाना चाहिए। और मॉर्निंग के कुछ रिचुअल्स होते हैं, एक ऑयल पुलिंग आपने सुना होगा, जी। उसके बाद टंग स्क्रैपिंग होता है, नाक को साफ़ करना है, आँख को साफ़ करना है। ये हमारी सेंसेस हैं जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं। थोड़ा गुनगुना पानी पियो, अगर आपको जो है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसमें थोड़ा नींबू डाल के पीते हैं लोग, कॉन्स्टिपेशन अगर है तो। उसके बाद इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आजकल लोगों को आदत नहीं है, कुछ लोग बाद में ब्रेकफास्ट के बाद जाते हैं, कुछ दिन में जाते हैं। इट्स नॉट ए गुड हैबिट। और उसके बाद एक प्रॉपर मेरा जो एक रूटीन है उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, बट आई गो फॉर ए लिटिल वॉक, थोड़ा सा हल्का सा जॉगिंग, फिर उसके बाद प्राणायाम, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। ये मॉर्निंग का मेरा फिक्स है। और मेडिटेशन में मंत्र जप वगैरह मैं करता हूँ। जी। तो ब्रेकफास्ट एक नॉर्मल हेल्दी हल्का सुपाच्य ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, एंड देन गो आउट टू वर्क। काम पर जाते हैं तो कुछ पानी बना के ले जाते हैं अपना, जीरा धनिया अदरक डाल के वो पीते हैं। लंच इज़ अ प्रॉपर मील। ओके। हमें सबको जो है प्रॉपर लंच करना चाहिए, आराम से बैठ करके, मोबाइल दूर रख के, टीवी बंद करके और चबा करके खाना खाना चाहिए। और उसके बाद जो है शाम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिनर कर लेना चाहिए। जी। तो एक प्रॉपर ये क्या है कि ये जो रिदम बनेगा आपका, हम्म। ये रिदम आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनके साथ ये हार्मोनियस रहता है। आज बीमारी क्या है आदमी को देखो, सबसे पहले तो पेट में ही बीमारी होती है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो एक रिदम बॉडी का है, एक्चुअली में अगर आप देखें तो जो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए रिदम। आपका हार्ट एक रिदम में बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट। लंग्स भी एक रिदम में वो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप इंटेस्टाइन में देखेंगे पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट होता है, हार्मोन्स आपके निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एवरीथिंग इज साइक्लिक, कोरिलेटेड। रिदमिक है। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल में इरेगुलरिटी होगी, कुछ भी कभी खाना खाया, कभी स्किप कर दिए, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी बीच में कुछ खा लिया, कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, कभी जो 10 बजे सो रहे हैं, ये जो इरेगुलरिटी अगर आउटर वर्ल्ड में होगी तो इनर रिदम आपका बिगड़ जाएगा। उसी को बीमारी कहते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं पेशेंट लोग, तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कहाँ पर जो है रिदम आपका बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस क्या है, और उसको हम बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके, डाइट से भी करते हैं, मेडिसिन से भी करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन से भी करते हैं। तो ये आयुर्वेद की बेसिक प्रिंसिपल है कि जो बैलेंस आपका बॉडी के अंदर रहना चाहिए। एंड नॉट ओनली जस्ट फिजिकल बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, हर लेवल पर जो बैलेंस है उसको आयुर्वेद में कहते हैं हेल्थ। जी सर, आपने बैलेंस की बात की, आपने वुमेन हेल्थ की भी बात की। जी। तो महिलाओं को आजकल पीसीओएस, हाँ जी। पीसीओडी की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस की, और कहीं ना कहीं फर्टिलिटी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी। तो हमारे जो फीमेल दर्शक हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्या कर सकती हैं कि अगर मतलब उनके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है या संसाधनों की कमी है, तो किस तरह से घर में ही वो कुछ चीज़ें अपनाकर और मतलब अपने आप को बेहतर इस स्थिति में ला सकती हैं इस बीमारी में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं आजकल। तो यंग लड़कियों में ये प्रॉब्लम बहुत है, पीसीओएस या पीसीओडी। बिल्कुल, जी सर। तो हमने जिस पर काफ़ी काम किया है, रिसर्च भी की है। कारण को पहले ढूंढना है, कॉज क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा है इमोशनल ट्रॉमा। ओह! इमोशनल ट्रॉमा से शुरू होता है, उससे ब्लॉकेज ऑफ माइंड, मतलब माइंड आपका जो है क्लैरिटी नहीं रहती। काफ़ी होता है ना कि अगर पता नहीं होता क्या करें, किसी से शेयर नहीं किया, अंदर ही रखा है, उससे ब्लॉकेज होती है, नंबर 1। दूसरा होता है आपका जो मेटाबॉलिज्म है पूरा। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वीक है, तो जो कुछ आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। नहीं पचेगा तो एक म्यूकस बनता है, आम बोलते हैं उसको आयुर्वेद में, वो जा कर के वहाँ आपके ओवरीज में जमा होना शुरू हो जाता है। और हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहें, जो हमारे वात पित्त कफ होते हैं, तो कफ दोष बढ़ने से मोस्टली जो है ये आपका पीसीओएस और पीसीओडी होता है। इसलिए वेट गेन होता है वहाँ पर।
तो चिकित्सा कैसे करेंगे? पहले कारण को पकड़ो, अगर कारण मेंटल लेवल पर है तो वहाँ पर हमारा माइंड वेलबींग चलता है प्रोग्राम, आपको समझाना, आपको बताना कि हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू लेट गो, हाउ टू फॉरगिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, पीसीओडी का। दूसरा जो है वहाँ डिटॉक्स करना है हमको, और तीसरा फिर उसमें आता है कि जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, जहाँ चैनल्स ब्लॉक हो गई, उनको कैसे साफ करना है। तो एक प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। वैसे आपने पूछा कि घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में एक सिंपल बहुत अच्छी हर्ब आती है शतावरी के नाम से। शतावरी हर फीमेल को सेवन करनी चाहिए, हार्मोन्स को बैलेंस करती है। दूसरा जो है इसमें एक सिंपल, एक घर में अगर एक काढ़ा बनाए तो उसमें आप डालिए सौंठ, काली मिर्च और पिपली, या तो इनका चूर्ण बना लीजिए, त्रिकटु बोलते हैं इसको, या इसको उबाल करके पिए। तो ये कफ को भी बैलेंस करता है, चैनल्स को भी खोलता है, और कहीं पर कोई रुकावट है उसको साफ करता है। तो ये तो सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि रोग है तो रोग घरेलू नुस्खे से तो ठीक नहीं होगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी की आपने बात की, बड़ी कॉमन समस्या है। उसमें जो रूट कॉज होता है, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है हमारा, जो फीमेल्स में जो एग है, मेल्स में स्पर्म है, वो वीक हो जाता है। तो अगेन उसमें हमें कुछ ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जो उसकी पोटेंसी को बढ़ाती है, एग की पोटेंसी को बढ़ाती है। लेकिन अगेन देखना ये पड़ेगा कि कारण क्या है उसका। वात पित्त कफ में तो आना पड़ता है आयुर्वेद में। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मतलब बेसिक जो फंक्शनल एनर्जी है हमारी बॉडी में, वात पित्त कफ, उनको हमें जरूर आइडेंटिफाई करना है। और वो आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति में सेम ही रहेंगी। तो फर्टिलिटी के लिए भी जैसे मेल्स में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, फीमेल्स में शतावरी देते हैं, शिलाजीत दोनों लोग ले सकते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं। साथ में आप अपना न्यूट्रिशन थोड़ा अच्छा लीजिए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, दूध अच्छा है, घी खाइए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको फर्टिलिटी की बात आपने पूछी है, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। आजकल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक तनाव। जब मेंटल स्ट्रेस होता है तो उससे डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और उसके भी आगे जाएंगे अगर दोनों पार्टनर्स के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड की कमी है। वहाँ भी हमने देखा, कई बार ऐसा देखा, सब कुछ ठीक है लेकिन इमोशनल बॉन्ड नहीं है। तो हम लोग तो जो काम करते हैं हमारे पेशेंट्स के साथ, वो तीनों लेवल पर काम करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और कभी कभी उससे आगे जाके स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करते हैं। क्योंकि ये जो पूरा कनेक्शन जो है, दो लोगों का कनेक्शन और फिर एक बच्चा पैदा करना, ये इट्स नॉट जस्ट ए फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जी। वो तो बहुत लोगों में हो जाता है लेकिन वो नहीं रुकता है, मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। इट्स बियॉन्ड दैट, इसमें बहुत सारे इमोशंस से नरिशमेंट करना पड़ता है। सर, क्योंकि हम फीमेल की अभी जी। फीमेल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो इसका एक दूसरा डायनामिक ये भी है कि पुरुषों को भी समस्याएं हो हाँ रही जी, हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत है, ज़्यादा। और भी कई तरह की परेशानियां हैं। और क्योंकि इन चीज़ों को लेके हमारे समाज में एक तरीके का मतलब माहौल उस चीज़ को उतना ओपनली डिस्कस नहीं हाँ, किया थोड़ा जाता, थोड़ा लोग तो शाय फील तो करते थोड़ा लोग मतलब शाय फील करते हैं, सामने आने से झिझकते हैं इन चीज़ों को लेके। तो इस पर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, या कोई आयुर्वेद का कुछ देखिए, ऐसा सबसे पहले तो उपाय? यही कि कोई झिझकने की कोई बात नहीं है। कोई रोग किसी को भी हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक भी होता है। तो जो मेल्स की बात आपने की, उसमें जो हम पहले रूट कॉज की बात करते हैं। इसमें रूट कॉज जो होता है हीट बॉडी में, अगर बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली तीखी चीज़ें खा रहे हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल, नॉन वेज, ये इससे क्या है कि जो आपका जो शुक्र धातु है वो एक तरह से वीक हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। तो वो ही एक शक्ति है जो ये सब बीमारियों को जो है वो बचा के रखती है। तो इसलिए इनसे बचें। थोड़ा सिंपल भाषा में कहें तो अल्कलाइन डाइट ज़्यादा खानी चाहिए, एसिडिक फूड कम खाना चाहिए। और साथ में फिर अगेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बताया, इवन बादाम, अखरोट, खजूर, खजूर बहुत अच्छा है, खजूर विद मिल्क ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं। ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो मैं बता रहा हूँ कि ओवर द काउंटर भी आपको मिल जाएंगी। जी। लेकिन अगर वास्तव में रोग हो गया है तो देन आई विल सजेस्ट कि एक बार एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और कोई शर्माने वाली बात नहीं है। रोग है तो हमें उसका उपचार करना चाहिए प्रॉपर्ली। सर, कई बार क्या होता है ना, लोगों को थोड़ा-सा इसलिए भी लगता है कि क्या उन्हें एक भ्रम है कि आयुर्वेद में अगर हम इलाज करवाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है चीज़ों को हील होने में।
एलोपैथी के कंपैरिजन में एलोपैथी शायद आपको तुरंत वो फ़ायदा दे दे या तुरंत आपको राहत दे दे, मगर आयुर्वेद में आपको समय लगता है, आपको एक कंसिस्टेंट डाइट फॉलो करनी पड़ती है। तो ऐसे में लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान मतलब बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा है नहीं। जी। लोग ऐसा समझते हैं। अगर आपको थायराइड अगर हो जाए तो आपको कितने दिन गोली खानी पड़ेगी ठीक करने के लिए उसको? एलोपैथिक टैबलेट कितने दिन खाएंगे? लाइफ लॉन्ग। शायद। और जी। अगर डायबिटीज हो जाए तो, लाइफ लॉन्ग, ब्लड लाइफ प्रेशर लॉन्ग, हो जाए तो, लाइफ लॉन्ग, कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो, लाइफ लाइफ लॉन्ग। लॉन्ग। ठीक है। अनलेस आप मैनेज करें। अब आप आयुर्वेद में आ जाइए। जी। अगर आप वास्तव में हमारे पास सही समय पर आ जाएं तो 4 to 6 मंथ्स हम थायराइड भी ठीक करते हैं, डायबिटीज़ भी ठीक करते हैं, जो ये ब्लड प्रेशर भी ठीक करते हैं। पूरा रिवर्सल प्रोग्राम हमारे यहाँ पर है। तो आप बताइए कौन सा स्लो है? पहले तो ये बताइए स्लो कौन सा हुआ। हेलो। दूसरी चीज़, जो लोगों के अंदर माइंड में एक जो थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है उसको भी मैं क्लियर कर दूं। एलोपैथिक जब आप लेते हैं तो उससे चीज़ कंट्रोल होती है। जैसे आपने ब्लड प्रेशर की गोली तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन रूट कॉज पर काम नहीं किया आपने, इसीलिए वो पूरा टाइम आपको गोली खानी पड़ती रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए दवाई देते हैं, साथ में रूट कॉज को ठीक करते हैं। जब तक रूट कॉज ठीक नहीं होगा आपका डिजीज़ रिवर्सल नहीं होगा, आपकी डिजीज़ नहीं जाने वाली है। तो इसलिए जो है कभी कभार जो रोगी आते हैं उनको थोड़ा इंस्टेंट उनको वो रिलीफ नहीं दिखता है। उनको लगता है कि अच्छा उधर तो मैंने गोली ली तो एक दिन में ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल आ गया, यहाँ पर हो सकता है उसको 4-5 दिन लग जाए, ज़्यादा समय नहीं लगता है, या फिर जो है 2 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन हम लोग क्योंकि रूट कॉज पर काम कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो आपने डाइट की बात की, डाइट इसलिए बताई जाती है कि यदि आपके ब्लड प्रेशर का कारण जो है बॉडी में गर्मी है, एसिडिटी के कारण बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, हम ब्लड प्रेशर को अगर उदाहरण लेके चलें तो अगर आपको एसिडिटी है और आपको ब्लड प्रेशर का मैं उपचार कर रहा हूँ तो मैं आपको कहूँगा कि भाई एसिडिक वाली फूड बंद कर दीजिए। अदरवाइज तो होगा क्या कि आप उधर से गोली खा रहे हो ब्लड प्रेशर रोकने की, इधर से आप खाना खा रहे हो जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो कोई उसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है। आप जो है आग लगी है तो पानी भी डाल रहे हैं, साथ में थोड़ा पेट्रोल भी डाल रहे हैं। बहुत लोग करते हैं ऐसा। एंटासिड रोज सुबह एक लेते हैं लोग, 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेंगे, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए आयुर्वेद में ये सब चीज़ों को पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को समझ आ गया अभी। अब ऐसा नहीं कि लोग इसको थोड़ा झिझकते हैं इससे, अब लोगों को समझ आ गया कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। और डेफिनेटली जब उसका रिजल्ट अगर आएगा, रिजल्ट अच्छा मिलता है तो देन पीपल फॉलो इट, उनको फॉलो भी करते हैं। तो सर जैसे अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात की, बहुत सारे मेरे उम्र के जो युवा हैं उनमें प्री डायबिटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और फैटी लिवर, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स की एज में डायबिटिक केयर जो है सारे युवाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कैसे उसको मेंटेन करें, डॉक्टर के चेकअप्स, लगातार चीज़ें। तो इन सब को क्या कोई तरीका है जिससे हम ये एक तो प्रिवेंट कर सकें, हम जैसे युवाओं में प्रिवेंशन का, और हमारे पेरेंट्स के लिए केयर का, डायबिटिक केयर का, आप क्या क्या सुझाव देंगे उसके लिए? ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, लाइफस्टाइल डिजीज है ना जी, इट्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सब लोग लाइफस्टाइल जानते डिसऑर्डर। हैं। जी, तो क्या मतलब हुआ कि आपका लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, इतना ही मतलब हुआ ना इसका। कोई ऐसा तो नहीं है कोई इन्फेक्शन हो गया है आपके अंदर या कोई पैथोजन चला गया, ऐसा तो नहीं है। इट्स नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, इट्स ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर आपका लाइफस्टाइल खराब होने से कोई रोग हो रहा है तो उसको इलाज कैसे करेंगे? लाइफस्टाइल ठीक करके। तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो नहीं करना चाहते लोग, प्रॉब्लम ये है वो नहीं करना चाहते। एंड व्हेन आई से लाइफस्टाइल, ये आपका केवल ये नहीं कि कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ थिंग्स। आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप खाना किस तरह से खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी बॉडी की, आपकी अग्नि का बल कितना है, उसके अनुसार खा रहे हैं। एक सिंपल चीज़ हम करते हैं, जैसे गाड़ी आपके पास है, अगर डीजल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तो नहीं डालते, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते जी। तो वो तो एक ऐसी चीज़ है कि वो खराब भी हो जाएगी तो दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन ये हमने कभी समझा ही नहीं इसको। अगर हम इसको केवल समझ लें कि मेरी अग्नि कितनी स्ट्रांग है, कितना पचाती है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हमें ही आके बताते हैं कि मैं जब ये चीज़ खाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, ये खाता हूँ तो नहीं होती, तो दैट मीन्स यू नो इट। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से समझा देते हैं तो उनको समझ आ जाता है।
तो कोई भी जो बीमारी है, आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत हैं। अब तो मैं एक लंबी लिस्ट बना के बताऊं, अगर कैंसर भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आपको कनेक्ट मिलेगा। जो बैक कैंसर। पेन है, नेक पेन है, पेट दर्द है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, सब लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स गलत फूड और गलत लाइफस्टाइल, दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। और तीसरी बहुत बड़ी चीज़ आ गई है आजकल, मानसिक तनाव। मानसिक, मेंटल बिल्कुल। स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को केवल फिक्स कर लें, कम खाइए, हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन खाइए। नंबर 2, नियमित रूप से व्यायाम करो, थोड़ा आधा पौना घंटा जो भी करना है आपको। उसके साथ साथ टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो। थोड़ा सा जो है अपने बॉडी के थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें जो हम कहते हैं कि जो रसायन औषधि होती है, वो थोड़ा सा खा लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइंड को शांत रखने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप केवल ब्रीदिंग थोड़ा शुरू कर दीजिए, रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। सोने से पहले आप बैठ करके 5-7 मिनट शवासन कर लीजिए लेट करके, उसी से बहुत रिलीफ आता है। आप ऑफिस में अगर आप बैठे हैं, ऑफिस में आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप केवल डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। खाना खाते समय थोड़ा सा 10 मिनट शांति से खाना खा लीजिए, चबा करके खाना खा लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर आपको मुबारक हो, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ है, पूरी लंबी लिस्ट है और वो ठीक नहीं होने वाली फिर। जब तक आप इसका रूट कॉज फिक्स नहीं करेंगे, आप होगा क्या, एक गोली शुरू करेंगे, उसकी कुछ दिन बाद वो काम नहीं करेगी, डबल डोज हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी, फिर इंसुलिन आ जाएगा, फिर इंजेक्शन आ जाएगा। ये रोज़ की कहानी आप देखते हैं, सभी देखते हैं। तो दैट इज़ नॉट द उसका उसका सॉल्यूशन इज़ नॉट अ टैबलेट और एन इंजेक्शन, सॉल्यूशन इज़ टू चेंज योर लाइफस्टाइल। हम्म। सर, आपने अभी बताया कि लाइफस्टाइल का चेंज है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल उस एस्पेक्ट पे आना चाहूँगी। जब हम किसी फिजिशियन के पास जाते हैं या किसी जी। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो रूटीन टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी और थायराइड और एचबीटी वगैरह के टेस्ट। अगर हम एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो किस तरह से चेक्स मतलब किस तरह के चेक वो डायग्नोसिस का तरीका क्या है, थोड़ा उस पे आप देखिए, अगर प्रकाश आयुर्वेद में डालें। हम जो है ना पूरे व्यक्ति की एक परीक्षा करते हैं। ओके। तो उसमें जैसे आप हमारे पास आएंगे तो पहले तो आप चीफ कंप्लेंट्स अपनी बताएंगे, जो भी जी। तकलीफ है वो बताएंगे। जो हम पूछेंगे, हमारा क्या है, हमारा सोच क्या है कि हम ढूंढ रहे हैं कि क्या कारण है, उसका रूट कॉज क्या है। तो हम आपसे जो है ये भी पूछेंगे कि आपका पाचन कैसा है, आपको भूख कैसी लगती है, आपका बाउल मूवमेंट्स कैसा है, उसके बाद आपका यूरिन कैसा है, आपकी जीभ भी देखते हैं, आपकी नाड़ी भी देखते हैं। उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि नींद कैसी आती है रात को, आपका मेंटल लेवल पर क्या चल रहा है, कुछ स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या मन शांत रहता है, इमोशनल क्या चल रहा है, फैमिली रिलेशंस क्या चल रहा है। एक बहुत बढ़िया केस स्टडी, हम जो है पूरी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, और इसके साथ साथ फिर फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं। आपके जो है पास्ट हिस्ट्री क्या है वो भी पूछते हैं। तो ये हमारे पूरा एक अच्छा 10-15 मिनट का कम से कम एक अच्छा कंसल्टेशन होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी कराई हुई है, वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम रिपोर्ट्स को निगलेक्ट करते हैं कि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम वो भी देखते हैं। लेकिन आयुर्वेद का जो तरीका है उसमें जैसे मैंने ये बताया, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। रोग का मूल कारण वात पित्त कफ क्या है, आपकी अग्नि कैसी है, आपका जो ओजस है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं उसकी क्या स्थिति है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है। तो ये आयुर्वेद डॉक्टर के पास जब आप आएंगे, खासतौर से हमारे यहाँ जीवा में, तो ये पूरे प्रोटोकॉल हैं इसके। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक हिस्सा है एम्पैथी, एम्पैथी। सद्भाव के साथ एक रिलेशन जो डॉक्टर पेशेंट का जो आजकल काफ़ी जगह मिसिंग मिलता है, बिल्कुल। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं उसकी, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हीलिंग वहीं से शुरू होती है। अगर रोगी को एक फेथ बन जाता है कि ये अच्छा डॉक्टर है, तो उसका काम वहीं से शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर जब हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करके फिर कस्टमाइज्ड आपको दवाई बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बनी बनाई दवाई उठा के पहले से दे दी कि ये एंटीबायोटिक है या एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उस तरह से नहीं। आपके रोग के रूट कॉज के अनुसार दवाई बनाई जाती है, उसी के अनुसार पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होता है, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल होता है। मेंटल वेलबींग के लिए माइंड वेलबींग कोचेज़ हमारे साथ काम करते हैं, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और एक योगाचार्य होता है। तो 4 लोग मिलकर के काम करते हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें। हमने देखा है कि जो हम पहले जब ये प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले जहाँ 1-1 साल में कम रिलीफ आता था,
अब 2-3 महीने में क्रॉनिक डिजीज़, जो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़, जो पुराने, जिसको कहते हैं कि इनक्योरेबल कंडीशन, वहाँ भी हमने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये आयुर्वेद का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक 360 डिग्री प्रोग्राम है। कहीं से भी कोई लीकेज रहती नहीं है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर आपको चेक भी किया जाता है और उसके सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं। सर, तो आपके हिसाब से, आपके अनुभव के आधार पर आयुर्वेद की सबसे लोकप्रिय थेरेपीज कौन सी हैं वेलनेस के लिए, या आपने जो अपने अनुभव पे देखी हो कि जो सबसे लोकप्रिय थेरेपीज रही हो आयुर्वेद की? नहीं, जहाँ तक जो रोग की चिकित्सा है, हाँ, उसमें हाँ। तो जितने भी जो आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो तो डिफ़िकल्ट केसेज़ ही आते हैं। ओ, ओके। चाहे मस्कुलोस्केलेटल है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और पेट के रोगों में तो आयुर्वेद के अलावा कुछ है ही नहीं, आपको मालूम है। आजकल बड़े-बड़े नाम लेके लोग आते हैं, आईबीएस और कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, और बहुत लंबी लिस्ट है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट, लिवर का जो आपने ज़िक्र किया, फैटी लिवर हो, लिवर का ग्रेड 2 हो, इवन सिरोसिस ऑफ लिवर तक के केसेस हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये तो रही जो आपकी बात रही जो रोग का। जहाँ तक अगर मेंटेनेंस की बात है, वेलनेस की बात है, तो उसमें मैं एक बार-बार लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि एक तो हमारा चिकित्सा में भी यूज़ होता है पंचकर्म थेरेपी, आपने सुना होगा। जी, जी। इसको आजकल लोग सिंपली समझते हैं डिटॉक्स, बट इट्स नॉट डिटॉक्स, इट्स मोर देन दैट। तो साल में मैं कई बार उसको कहता हूँ, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, जब गाड़ी ठीक-ठाक चल रही तो भी कराते हैं, तो ये पूरी गाड़ी की सर्विसिंग साल में एक बार अवश्य करानी चाहिए। बहुत अच्छी एक ये सिस्टम है पूरा, कि आपको हर लेवल पर, डीपर लेवल पर एक क्लीन हो जाता है। दूसरा, फिर आपको सिंपल चीज़ें हैं, अगर वेलनेस रखना है तो आयुर्वेद में 3 शब्द आप पकड़ लीजिए। एक होता है अति योग, एक्सेसिव नहीं करना, किसी ओवर नहीं करना, ओवर एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, ओवर वर्किंग, वो नहीं करना। दूसरा, हम कहते हैं हीन योग। हीन मतलब ऐसा भी नहीं करना कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, खाना स्किप कर दिया, खाना ही नहीं खा रहे, या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं, ओवर भी और बिल्कुल कम। और तीसरा बड़ा अच्छा शब्द आयुर्वेद में आता है, उसको कहते हैं मिथ्या योग। मिथ्या का मतलब होता है फेक। तो डोंट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज और फूड्स विच आर नॉट डिजाइंड फॉर दिस सिस्टम। जैसे आजकल जंक फूड खा रहे हैं लोग। जंक का मतलब क्या है? कूड़ा। इंग्लिश में जंक मीन्स कूड़ा। तो कूड़ा क्यों खा रहे हैं भाई? विच मीन्स इट्स नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल प्रोसेस्ड फूड। ये क्यों हमारी बॉडी के लिए हार्मनी नहीं है उसके। तो ये 3 चीज़ें अगर हम समझ जाएं तो फिर बचा क्या? फिर आपका बचा सम्यक योग, बैलेंस। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ को मना करते हैं, हम हर चीज़ अलाउड करते हैं आपको। आप पूरा बिंदास लाइफ जिए अपनी, लेकिन बैलेंस में रखें। जितना आप हैंडल कर सकते हैं, जितना आप जो है आपकी बॉडी एनर्जी है, उसी के अनुसार काम करो, उसी के अनुसार एक्सरसाइज करो। आजकल लोग ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, तो जिम में ही गिर जा रहे हैं लोग, हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये इसी का नतीजा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और यही नहीं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर, चाहे वो आपको पेनक्रियाज है, चाहे आपका ये लिवर है, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके ऊपर ओवरलोड होता है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे या नहीं खाएंगे, उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर अच्छा रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो हमारे यहाँ शब्द है सम। सम मतलब बैलेंस। सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया। हर दोषों के लेवल पर, टिश्यूज़ के लेवल पर, आपके जो अग्नि के लेवल पर, मेटाबॉलिज्म के लेवल पर, एलिमिनेशन के लेवल पर बैलेंस रहना चाहिए। और दूसरी लाइन बड़ी अच्छी है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। आपका आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर वो प्रसन्न नहीं है, टेस्ट सारे नॉर्मल आ गए, तो हेल्थ नहीं है। ये डिफरेंस है आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन में। मॉडर्न मेडिसिन में हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज। टेस्ट नॉर्मल आ गए, डॉक्टर कहेगा आप ठीक हो। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर आपका जो है मन भी प्रसन्न होना चाहिए, आपकी सेंसेस, आँख, नाक, जिह्वा, ये सब, ये भी स्वस्थ होनी चाहिए। एंड फाइनली जो रियल मी, आत्मा जो है, वो भी जो है आनंद में होनी चाहिए। उसके अंदर द सोल शुड बी फुल ऑफ लव, जिसको आज हम तलाशते हैं बाहर, लव ढूंढ रहे हैं ना बाहर, वो अंदर है हमारे। तो आयुर्वेद वास्तव में हमको उस लेवल तक ले जाता है कि जहाँ आपको जो रियल पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, वो आपको हो सकता है ओनली थ्रू आयुर्वेद। सर, हम वेलनेस पे बात कर रहे थे, और
वेलनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अच्छी नींद के साथ जुड़ा जी हुआ। जी जी। तो अच्छी नींद के लिए आप क्या टिप्स देंगे, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों में कॉमन हो गई है देखिए, आजकल। सबसे जो बड़ा कारण है नींद ना आने का, वो है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ आवर ब्रेन, है ना। उसका कारण आपको मालूम है, मोबाइल है, गैजेट्स हैं, हम उनमें इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि ब्रेन को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हम। फिर जो खा रहे हैं स्टिमुलेंट्स चीज़ें हैं, चाहे अल्कोहल है, कॉफ़ी है, स्मोकिंग है, वो भी स्टिमुलेंट्स है। तो सबसे पहले थोड़ा इनसे आपको थोड़ा सा डिटैच करिए। ऐसा नहीं कि अब ये तो नहीं हो सकता कि बिना मोबाइल के आप रह सकते हैं। हम्म। और रात को जो है, आप एक टाइम फिक्स करिए सोने का। और जब सोने का टाइम है वो जल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बजे रात को सोएंगे या 1 बजे सोएंगे। हमारे यहाँ तो कहते हैं 10 बजे तक सोना चाहिए कम से कम। और जब आप सोने का टाइम फिक्स करते हैं, उसके लगभग एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर स्विच ऑफ ऑल द गैजेट्स। फिर क्या करना है, बड़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं आप। अपने कमरे में अच्छा सा एक एरोमा लगाइए, जिससे माइंड आपका रिलैक्स रहेगा। गर्म पानी एक बाल्टी में रखो, उसमें आप थोड़े अपने फीट सोक करिए थोड़ी देर के लिए, 7-8 मिनट। फिर टॉवल से उसको साफ़ कर लो। तलवों में जेंटल कोई भी एसेंशियल ऑयल लगे, उससे जेंटल मसाज करिए, या नॉर्मल तेल भी कोई ले सकते हैं। उसके बाद अच्छी सी कोई सॉफ्ट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या कुछ लगाइए उसमें, और फिर आराम से लेट करके आप सोइए। गहरी नींद आएगी मस्त। क्योंकि आपने पूरा ब्रेन, देखिए नींद का परिभाषा क्या है, जब आपकी सेंसेस और माइंड डिस्कनेक्ट हो जाएं आउटर वर्ल्ड से, तो आपको नींद आएगी, नहीं तो नींद आएगी नहीं। बिल्कुल। तो इसका ये तरीका बहुत अच्छा है। और फिर भी अगर फिर भी नींद नहीं आती है, तो रात को सोने से पहले एक बढ़िया 1 कप गर्म दूध, उसमें थोड़ा सा ये होता है ना जायफल, हम्म। जायफल, इलायची, थोड़ा सा जो है सौंफ उबाल करके गरम गरम दूध पी के सोइए, बहुत अच्छी नींद आती है, फर्स्ट क्लास। सुबह पेट भी साफ होता है आपका। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, फिर ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम है अगर, तो फिर देन कम टू द डॉक्टर। डॉक्टर हमारे पास आइए, फिर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। उसके लिए एक अच्छी हर्ब्स भी हैं। स्लीप वेल टेबलेट हमारी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग लेते हैं उसको, तो माइंड को रिलैक्स करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दें। प्रॉब्लम क्या हो गई है आजकल, हम हमेशा आउटवर्ड, हमारा फोकस बाहर है बस। बाहर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अपने अंदर देख ही नहीं रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा सिस्टम कैसा है, मेरा पेट कहाँ है। अगर किसी से आप पूछ लो, जनरली जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, अगर उनसे आप इतना पूछ लें कि आपका लिवर कितना बड़ा होता है, कहाँ रहता है लिवर, पता नहीं। देखिए, ये जो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर आप थोड़ा सा शांति से बैठ करके सोचें, चाहे वो आपका हार्ट है, लिवर है, किडनी है, बेचारे 24 घंटे काम करते हैं, आपसे सैलरी तो नहीं लेते, पूरा 24 घंटे। इवन हार्ट में कई बार 90% ब्लॉक होता है, तब भी वो पंप कर रहा है आपको जीवित रखने के लिए। तो कम से कम इतना तो थोड़ा हमारे अंदर दया होनी चाहिए कि जो भी हम मुंह में डालें हैं, तो हार्ट से पूछ लें एक बार, लिवर से पूछ लें, किडनी से पूछ लें। अगर हम इतना भी एक सिंपल रूल फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो इसी से आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगेन मैं मना नहीं कर रहा, आपको कुछ भी खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस में खाना है। अति नहीं करनी, हीन नहीं करना, और मिथ्या नहीं करना। ये 3 चीज़ें जो मैंने समझाई, इसको जो है आपको बचना है। ऑलवेज बैलेंस, बैलेंस इज हेल्थ, इम्बैलेंस इज डिजीज। बैलेंस इज हेल्थ एंड Imbalance इम्बैलेंस is इज disease. डिजीज। सर, आपने वेलनेस की बात की, और इस पे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि एनर्जी की जो कमी है जी। वो भी बहुत लोग फील करते हाँ हैं। जी। स्ट्रेस से जुड़ा हुआ भी है, ये है नींद से भी, जैसे आपने बताया, जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको अपनी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करना है डे टू डे लाइफ में, तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे पहले तो न्यूट्रिशन पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन के नाम पर तो हम जंक खा रहे हैं। और जी। अगर कुछ जो लोग न्यूट्रिशन को थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं, वो सोशल मीडिया से समझ रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल कुछ सही कहा कुछ तो आपने। सुबह उठ के कॉफ़ी में घी मिला के पी रहे हैं आजकल, हाँ, बुलेट कॉफ़ी। बुलेट कुछ लोग कॉफ़ी। स्मूदी पी रहे हैं, वो विरुद्ध आहार है सारा, ये विरुद्ध आहार है। ABC, अंदर हाँ। जाकर के ये नुकसान करता है सारा। तो कम से कम थोड़ा सा एक, अगेन अंडरस्टैंड योर सिस्टम। तो कुछ मुश्किल थोड़ी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, भोजन से एनर्जी मिलेगी ना। तो भोजन में कुछ खाइए ना, स्प्राउट्स खा लीजिए सुबह, चने का स्प्राउट्स खाइए, मूंग का स्प्राउट्स खाइए। आजकल लोग कई तरह के चीले बना रहे हैं, रागी का चीला, मिलेट का चीला, वो खा लीजिए, कोई बुरा नहीं है। फ्रूट्स खा लीजिए, नट्स खा लीजिए। अगर आपको दूध अच्छा लगता है तो दूध पी लीजिए। घी खाइए, घी बहुत अच्छा है। हनी बहुत अच्छा है एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी देता है।
तो ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं। बल्कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए फास्ट फूड खाता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये तो सुपर फास्ट फूड है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सेब उठा के खाना ही है, बादाम उठा के खाना है, कोई प्रोसेसिंग भी नहीं करनी है। दूसरों में शायद कुछ थोड़ा बहुत आपको गरम वरम करना पड़ेगा उसको। तो थोड़ा सा जो है ना, ये हमें ये जो आजकल सो कॉल्ड ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उनको देखिए, समझिए, और फिर ये देखिए कि मेरे लिए अच्छी है क्या। क्योंकि कोई भी चीज़, अगेन मैं कह रहा हूँ, वन साइज डजंट फिट्स ऑल। कोई चीज़ जो आपको सूट कर रही है ज़रूरी नहीं मुझे सूट करेगी। जैसे जिन लोगों का अग्नि कमज़ोर है उनको रॉ फूड सूट नहीं करता। अब अगर कुछ लोग बता रहे हैं सलाद ही खाइए, आप सलाद पूरा भर के खा लीजिए। बहुत सारे पेशेंट वो मेरे पास आते हैं कि जी हमने सलाद खाना शुरू किया तो गैस बनने लगी है, क्योंकि पचेगा नहीं उनको। और जिनकी वात प्रकृति है उनको वात वाले रोग हो जाएंगे सलाद खाने से। तो हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति समझनी है कि मैं वात पित्त कफ कौन सा मेरी प्रकृति है, मेरी मेटाबॉलिज्म शक्ति कैसी है, मेरे जो दूसरे ऑर्गन्स का क्या उनकी स्ट्रेंथ है, उसके अनुसार आपको डाइट, लाइफस्टाइल और अपना पूरा रूटीन, डेली रूटीन उसके अनुसार बनाना है। तो फिर बीमार हो ही नहीं सकते। आप कैसे बीमार होंगे? आपने विरुद्धाहार की बात की। जी हमने कई तरह के ऐसे देखे हैं कि दूध के साथ कुछ चीज़ें नहीं खानी दूध चाहिए, के साथ नमकीन नहीं नमकीन खाना, नहीं, हाँ। दूध तो के सर साथ खट्टा नहीं आयुर्वेद खाना। के हिसाब से आप कुछ ऐसे विरुद्धाहार हमें बताइए जो हमारे दर्शकों के लिए नॉलेज में रहें कि उन्हें नहीं खाने देखो चाहिए। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है जी। विरुद्धाहार, उसमें 18 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा। लेकिन मोटा मोटा सा अगर मैं बताऊं, सबसे पहला है कि जो दो चीज़ें आप मिला रहे हैं, एक साथ मिला के खा रहे हैं, उनको देखना है कि अगर मान लो दोनों ही हैवी हैं, मान लो दूध है और केला है, आजकल लोग बनाना शेक पीते हैं, हाँ। दोनों हैवी है, विरुद्ध है। मैंगो भी हैवी है, दूध भी हैवी है, मैंगो शेक भी है, और फिर उसमें बर्फ़ और डाल देते हैं, खूब सारी बर्फ़ और ज़्यादा। वो आप जो चीज़ आपकी अग्नि को बिल्कुल किल कर देगी, जो आपके पाचन को ठप कर देगी, वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पचना चाहिए। हम बोलते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, यू आर व्हाट यू ईट नहीं है, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। यू आर व्हाट यू अगर वो डाइजेस्ट। पचेगा नहीं तो आम बनेगा। आम क्या है, एक टॉक्सिक मटेरियल है, और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा। वही आम जो है अर्थराइटिस करता है, वही आम लंग्स में जाके अस्थमा पैदा करेगा, आपके ओवरी में जाएगा तो पीसीओडी बना देगा, आपके कहीं और जाएगा ट्यूमर बना देगा, गांठ बना देगा, कैंसर बना देगा। एक आम से सैकड़ों बीमारियां होती हैं। और आम कहाँ से आता है? इनडाइजेशन से आता है। तो आज जितने रोग आप देख रहे हैं, तो या तो लोग ये फ्यूजन बना रहे हैं, आजकल जो फ्यूजन फूड आ गए हैं, फ्यूजन इज कन्फ्यूजन, क्योंकि आपका सिस्टम कन्फ्यूज हो जाएगा। दूसरा जो है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग लेकर के चीज़ें आ रहे हैं। तो जो कुछ आपका बॉडी रिकग्नाइज करता है, जो सीजनल है, जो लोकल है, जो आपके आसपास पैदा होता है, उसको सेवन करना चाहिए और उचित मात्रा में करना चाहिए। हमारे स्टमक का साइज इतना होता है केवल। आयुर्वेद कहता है कि 1/3 शुड बी लेफ्ट एम्प्टी। और इस पर काफ़ी अच्छी रिसर्च जापान में हुई है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसी के आधार पर लॉन्जिविटी बढ़ाई लोगों की। वो कहता है अपने स्टमक को 80% आप भोजन से भरिए, 20% खाली रखिए। हारा हाचीबू एक उसकी टेक्निक बोलते हैं उसको। तो आयुर्वेद ने तो हजारों वर्ष पहले यही बताया है, कम खाइए, ईट लेस, लिव लॉन्गर। लॉन्जिविटी की आपने बात की थी, तो लॉन्जिविटी का एक मंत्र ये भी है कि कम खाना चाहिए ताकि वो पच जाए, उससे न्यूट्रिशन आपको मिल जाए। सर आपने अभी कम खाने की बात की। अभी शरदीय नवरात्रि आने वाले जी। हैं और बहुत सारे लोग फास्ट करेंगे और फास्टिंग को काफ़ी अच्छा माना गया है, हाँ जी। उपवास व्रत। तो उपवास करने का मैं सही तरीका आपसे जानना चाहती हूँ कि जिन्हें भी उपवास करना है उसका सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए आयुर्वेद में तो एक ही तरीका है, बैलेंस्ड तरीका है ना, और बैलेंस्ड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो हमेशा जो है, कई लोग जैसे कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं, जिनका शरीर थोड़ा सा चबी होता है, दे कैन फास्ट विदाउट इवन फूड, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी बहुत कुछ जो है जमा है अंदर। लेकिन कुछ लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, वात प्रकृति बोलते हैं उनको हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ थोड़ा सा फ्रूट जूसेस पी लीजिए, तो वो उस तरह से फास्ट करें। और इसी तरह से पित्त वाले होते हैं, जिनमें फायर बहुत होती है, उनको बहुत तेज़ भूख लगती है, तो उनको भी हम कहते हैं कि आप थोड़ा कुछ लाइट, कुछ जैसे कुछ सूप बना लीजिए, कुछ पतला सा, कुछ जो लिक्विड फॉर्म में कुछ फूड्स होते हैं वो खा लीजिए। क्योंकि अगेन अगर आप अति करेंगे, ओवर स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, तो दैट विल ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम।
अगेन आयुर्वेद में फास्टिंग का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल किया गया है। हमारे यहाँ इसको लंघन बोलते हैं। तो एक श्लोक भी आता है, लंघनम परम औषधि। लंघन जो है बेस्ट मेडिसिन। और अब तो मॉडर्न मेडिसिन में भी ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट जो है जी आपने सुना होगा। जी तो ये सारे कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के हैं, जो हमने शुरू में बात की कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है। जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत थे, आज मॉडर्न साइंस उनको बाकायदा वैलिडेट कर रही है। उनके ऊपर लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, ऑटोफेजी पर मिला है, सर्केडियन रिदम पर मिला है। और ये चीज़ें जो हैं हमारे पुराने समय में उनको एक सिंपल तरीके से कह दिया जाता था, आजकल उसको थोड़ा रिसर्च बेस करके दिखा दिया जाता है। चीज़ें वही हैं। सर, हमने कैंसर के बारे में अभी बात की थी, जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आयुर्वेद में कैंसर को का वर्णन है और किस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज संभव हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में अगर हम देखें तो कैंसर शब्द से तो नहीं है, लेकिन अर्बुद शब्द आया है। अर्बुद का मतलब होता है कि इस तरह की ट्यूमर कह लीजिए, उसको गांठ कह लीजिए। ग्रंथि शब्द भी आया है, ग्रंथि का मतलब गांठ है। उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी चिकित्सा भी लिखी है। और जहाँ तक चिकित्सा की जो जो आज हम कैंसर देख रहे हैं, अगेन हमें जाना पड़ेगा वहीं, खान पान, लाइफस्टाइल, माइंड, तीन चीज़ें हमेशा इसमें हैं। इमोशनल प्रॉब्लम भी है बहुत सारी। इमोशनल प्रॉब्लम से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेज होते हैं, डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आम बनता है, उसके बाद फिर ये ब्लॉकेज होता है। तो हम जब चिकित्सा करते हैं, कैंसर के पेशेंट बहुत आते हैं हमारे पास, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि कैंसर यदि आपको है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। और किसी के ऐसे भी उसमें नहीं चक्कर में फंसना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको गारंटी देंगे कि आप 5 दिन हमारे यहाँ आ जाओ, 10 दिन ही आ जाओ, हम ये कर देंगे, कुछ दिखा भी देंगे आपको। ऐसा नहीं है। कैंसर इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़, सबको मालूम है, और बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। तो हमको किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी, हमें उसमें इंटीग्रेटिव, हम लोग तो इंटीग्रेटिव अप्रोच भी यूज़ करते हैं, जहाँ मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हम भी इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी तरीके से हमको ग्रोथ को कर्टेल करना है। अब जो हम अपना तरीका बताएं कि हम कैसे करते हैं, हमारे कई कई स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम, जहाँ कहीं भी बॉडी में कोई ब्लॉकेज हुई है, गांठ बनी है, तो गांठ को कम करने वाली औषधियाँ आयुर्वेद में बहुत हैं, हमारे शास्त्रों में लिखी है, तो वो दी जाती है। दूसरा, रूट कॉज जो है, जो टॉक्सिन्स बॉडी में हैं जिसके कारण वहाँ ब्लॉकेज हुआ, तो उन टॉक्सिन्स की सफाई, इसको डिटॉक्स बोलते हैं, चैनल्स की साफ करना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इट कम्स बैक टू योर मेटाबॉलिज्म। आपकी जो अग्नि है, अगर हमने उसको ठीक नहीं किया, कैंसर के पेशेंट्स में आमतौर पर मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है आपका मेंटल वेलबींग, क्योंकि जब कैंसर हो गया तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस होता है। तो हाउ टू एनहांस योर माइंड में जो एक पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए, आपके अंदर थोड़ा सा एक ये विचार लाया जाए कि कोई नहीं, आई विल फाइट इट, मैं इसको फाइट करूँगा, मैं इससे लड़ूंगा। एंड फाइनली हम लोग स्पिरिचुअल लेवल तक भी जाते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कि हमें दिख रहा है और डॉक्टर्स ने, क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गए, तो वहाँ पर हम पेशेंट को एक दूसरे तरह का कंफर्ट भी देते हैं। तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है जहाँ कैंसर के पेशेंट्स को इलाज किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कैंसर इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट डिजीज़, तो इसमें थोड़ा सा हमको एक्शन लेना चाहिए फास्ट, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग इधर उधर जा कर के टाइम वेस्ट करके आते हैं, तो रोग बहुत बढ़ जाता है। सर, हम क्योंकि गंभीर विषय पे अभी चर्चा कर रहे हैं, एक और गंभीर विषय है जो अनुवांशिक रोगों का है, जी। जेनेटिक डिजीजेस का। और आजकल वेस्टर्न मेडिसिन में कई तरह के ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जहाँ पे आप होने वाले बच्चे का को कोई जेनेटिक परेशानी है या नहीं, पहले से आप पता कर सकते हैं। और उस हिसाब से शायद इलाज भी कुछ हद तक पॉसिबल है। क्या इस तरह की कोई प्रक्रिया आयुर्वेद में की जा सकती है? और जेनेटिक जो पूरा जो रोग है उस पे आयुर्वेद का क्या टेक है, मैं जानना देखिए, चाहूँगी। आयुर्वेद में तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि व्हेन यू वांट टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, तो पहली चीज़ तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि दोनों पेरेंट्स जो हैं, जो पति पत्नी है, दंपति है, कपल है, वो स्वस्थ होने चाहिए। आजकल प्रॉब्लम क्यों आ रही है इतनी जेनेटिक्स के, दोनों बीमार हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, यही नहीं, मानसिक लेवल पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसा बीज है आपका, वैसे ही तो पौधा बनेगा ना आगे चल। तो हमारे यहाँ एक पूरा एक आयुर्वेदी प्रोग्राम हम चलाते हैं, आयुर्वेदी? आयुर्वेदी, जिसमें दोनों पार्टनर्स को पहले डिटॉक्स किया जाता है। 3 महीने का डिटॉक्स प्रोग्राम है। फिर उसके बाद नरिशमेंट की जाती है।
फिर कंसेप्शन होता है, फिर उसके बाद मासानुमासिक होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रोड्यूसिंग ए चाइल्ड, तो आयुर्वेद को फॉलो करिए ना, ताकि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम आए ना आपको। दूसरी चीज़ क्यों आती है जेनेटिक प्रॉब्लम, कि जब बच्चा जो है गर्भ में है, तो उस समय जो मदर का खान पान है, स्पेशली जो उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो वो बच्चे के अंदर डाउनलोड हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो उससे आजकल देख रहे हो ना बच्चों में कितनी हाइपर एक्टिविटी हो रही है, बच्चे स्ट्रेस में हैं, एडीडी आपने नाम सुना होगा, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इतने सारे, ये सब वहीं से आ रहा है। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है, पहले महीने में क्या खाना है, दूसरे में क्या खाना है, तीसरे में क्या खाना है, और फिर उसके बाद जो पोस्ट नेटल केयर होती है। पोस्ट नेटल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। तो 45 दिन का वो पोस्ट नेटल प्रोग्राम होता है। तो ये है, और वहीं पर अंत नहीं होता है। फिर बच्चे का जन्म के बाद कई ऐसे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम हमारे हैं। स्वर्ण प्राशन एक प्रोग्राम आपने सुना होगा, बच्चों को इम्यूनिटी के लिए होता है। फिर बच्चों के अलग अलग तरीके के हमने कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसे बनाए ताकि वो स्वस्थ रहे। तो आयुर्वेद में इस तरह से इलाज किया जाता था। जहाँ तक वो जो प्रिडिक्टिव मेडिसिन की आप बात कर रहे हो, वो हमारे यहाँ होता है कि बच्चे की जो प्रकृति है, जो वात प्रकृति का है बच्चा, तो उसको क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, फिर सीजनल उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है, कौन से मौसम में उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में अच्छी तरह से डिस्क्राइब है। आजकल थोड़ा उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। अभी आपको पूरा जीनोम लेवल पर ले जा करके जीन्स का वो एक्सप्रेशन देखते हैं, उसका क्या डीएनए में क्या है, उसके आधार पर वो आपको फिर प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से करते थे, लेकिन है। और हमारा आयुर्वेद में जो, जैसा मैंने कहा कि उनका मेन गोल ये था कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। और वो शुरू कहानी होती है इवन बिफोर कंसेप्शन। ये कंसेप्शन होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद नहीं होती वो, तो क्योंकि ऑलरेडी उसमें दोष तो आ चुका, अब क्या करेंगे आप। तो हम इसलिए जो है ये पूरा एक इसको गर्भाधान संस्कार, गर्भ संस्कार, बहुत अच्छे प्रोग्राम है आयुर्वेद। आयुर्वेद के जो क्रिटिक्स हैं सर, उनका कहना है कि आयुर्वेद में क्लिनिकल ट्रायल्स की कमी है, जिसकी वजह से जो पूरी ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको भी एक आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति की मान्यता प्रॉपर देने में जो है हेजिटेशन होती है। तो इस चीज़ को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी आयुर्वेद में बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, आयुर्वेद में बहुत एविडेंस है, आयुर्वेद में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स छप चुके हैं। केवल लोग देखते नहीं हैं, बस बातें बातें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर जाके देखें, कम से कम 40,000 आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, और अच्छे अच्छे जो जर्नल्स हैं उनमें छपे हैं। आयुर्वेद के खुद अपने बहुत सारे जर्नल्स हैं, बहुत सारे हमारे संस्थान हैं आयुर्वेद के। आयुष मंत्रालय के अंदर एक पूरा एक संस्थान है जहाँ पर केवल रिसर्च का काम हो रहा है। अब तो जो है आयुष संस्थान जो है हमारे ICMR वगैरह के, इनके साथ मिलकर के भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो ये पुरानी बात है। आई डोंट बिलीव इन दिस के एविडेंस नहीं है, और एविडेंस तो दिख रहा है ना। लोग आज लोग आयुर्वेद में क्यों आ रहे हैं? अगर ठीक हो रहे हैं तभी आ रहे हैं ना लोग। नहीं, आप बिल्कुल, हाँ, आपने ठीक कहा। एविडेंस का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपने कोई मॉलिक्यूल उठाया, उसको चूहों पर टेस्ट किया और ये प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ठीक करने वाला है, ऐसा नहीं, नहीं। आपकी बात ठीक है, क्योंकि वेस्ट में एक एक हिस्सा है जो मानता है कि आयुर्वेद जो है वो भविष्य की है, सालों साल पुराना हमारा ये ज्ञान, लेकिन उनके लिए ये भविष्य की मतलब चिकित्सा पद्धति, या वो कहें कि लाइफस्टाइल हाँ जी। उनके लिए बनता जा रहा है। तो एक सेक्शन है जिसमें ये बहुत पॉपुलर भी होता जा रहा है। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि पश्चात देशों में जो इसकी पॉपुलैरिटी है बढ़ती हुई आयुर्वेद की, उसको आप आपको उसका क्रेडिट आप कैसे देंगे? नहीं देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि पहले ही है कि लोगों का इंटरेस्ट है, और दूसरा ये जो आप वेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों से भी जुड़ा हूँ, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये मालूम चला है कि कुछ लिमिटेशंस हैं मॉडर्न मेडिसिन में। तो वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहाँ क्या मिलेगा। तो बहुत सारी रिसर्च हुई है, हल्दी के ऊपर रिसर्च हुई है, आपकी अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च हुई है, ब्राह्मी के ऊपर बहुत वेस्ट में हुई है सारी रिसर्च। तो वो लोग क्योंकि निरंतर प्रयासरत रहते हैं और कुछ ना कुछ वो ढूंढते रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, हमारे जो आयुष मंत्रालय की जो मैंने बात की, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से वो मिल कर के काम कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आयुर्वेदिक चेयर, आयुष चेयर वहाँ बनाई गई है,
और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको भारत के अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिए एक स्पेशल उनको जो है वो एक इनविटेशन भी मिलता है, उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये मल्टी लेवल एक मैं कह सकता हूँ कि हर लेवल पर एक प्रयास अच्छा चल रहा है। बाहर लोगों को डिमांड भी है और लोग उसको प्रॉपरली जो है वहाँ अपने सिस्टम में एक उसको इंटीग्रेट भी करना चाहते हैं। तो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर ये आयुर्वेद को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो सर इससे मैं मतलब एक चीज़ और भी है कि अगर आपको भारत सरकार को एक संदेश देना हो आयुर्वेद के विस्तार और प्रचार के लिए, तो आप क्या संदेश देंगे? देखिए, भारत सरकार वैसे तो जैसे मैंने कहा कि काम तो बहुत हो रहा है, मंत्रालय के लेवल पर भी हो रहा है। तो एक सुझाव मैं ये देना चाहूँगा कि जो हमारी भारत की जो जनमानस है, हमारी जनता है, उनको जैसे एक आपने सुना होगा आयुष्मान भारत का हमारा एक कार्ड एक बना है इंश्योरेंस का, तो उसमें आयुर्वेद को शामिल करना चाहिए। अभी आयुर्वेद को उसमें शामिल नहीं किया गया। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी भारत की जो ज्योग्राफी है उसमें आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जगह मिलती हैं। तो उनके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को थोड़ा सा जो है एक ऐसा एक अभियान, ऐसा कैंपेन शुरू करना चाहिए कि लोग आयुर्वेद से जुड़ें। हमने अपने अपने लेवल पर एक अभियान शुरू किया था, आयुर्वेद फर्स्ट। हम लोगों को ये कहते हैं कि जैसे ही आपको कुछ छोटा मोटा रोग होता है तो आप पहले आयुर्वेद में आ जाओ। उसका फ़ायदा क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो नेचुरल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, जड़ से रोग को ठीक करती है और बहुत जल्दी काम करती है। जब आप एक्यूट कंडीशन में हमारे पास आते हैं तो कई बार हमने देखा है 2-3 दिन से लेके कुछ सप्ताह तक आप दवाई लो, ठीक हो जाएंगे आप। हाँ, क्रॉनिक में भी जब आप आते हैं, क्रॉनिक कंडीशन में, बहुत पुरानी स्थिति में, तब भी आयुर्वेदिक दवाई 4 से 6 हफ्ते में आपको कुछ थोड़ा सा रिलीफ देखना शुरू मिलेगा और 6-8 महीने में सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। तो जब इतना अच्छा सिस्टम हमारे पास है और हमारे देश में अवेलेबल है, हज़ारों वर्षों से यहाँ का एक धरोहर है हमारी, तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से किया जाए ताकि लोगों का इसमें और विश्वास बढ़े। सर 140 करोड़ भारतीय हैं जी। और आपने बताया कि आयुर्वेद का जो तरीका होता है वो काफ़ी पर्सनलाइज्ड होता है। जी। तो ये एक मास लेवल पे हम इसको कैसे प्रोपेगेट करेंगे? मतलब इसके जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, आप उनको कैसे एड्रेस करेंगे कि कैसे हम 140 करोड़ भारतीयों तक आयुर्वेद को पहुंचा सकते हैं? देखिए, पहले तो आज 5000 साल तक भी तो पर्सनलाइज चलता हुआ आया है, तो कभी कोई चैलेंज आया नहीं उसमें। क्यों नहीं आया? क्योंकि आयुर्वेद के 2 पार्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। एक है प्रिवेंटिव पार्ट, जिसमें हम ये डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन की बात कि आप बीमार ही ना हो, तो उसमें तो कहीं पर्सनलाइजेशन की उतनी आवश्यकता होती नहीं है। उसमें तो हम केवल इतना ही लोगों को सिखाते हैं, अपनी प्रकृति को जान लीजिए आप और अपनी प्रकृति के अनुसार उसके एक सिंपल कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं, आप इजीली अपने आप ही डिज़ाइन कर लेंगे। यू कैन बिकम योर ओन फिजिशियन, फिजिशियन मतलब जो फिजिकल ट्रेनर होता है, यू कैन बिकम योर ओन ब्यूटिशियन, यू कैन बिकम योर ओन डाइटिशियन, ये कर सकते हैं आप इजीली। अपना डाइट, लाइफस्टाइल और आपका जो इवन हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है। तो वो पार्ट तो बहुत ईजी है, लेकिन जहाँ जहाँ रोग की चिकित्सा की बात है तो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, हर साल लाखों डॉक्टर्स इस देश में निकलते हैं कॉलेजों से और ऑलरेडी लाखों की संख्या में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी देयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक हम कहें कि थोड़ा एक विल पावर की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है और लोग हैं ग्राउंड पर मौजूद हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो इंडिया में अगर आप हॉटस्पॉट बोलें, आयुर्वेदा हॉटस्पॉट्स, तो वो कौन से होंगे? हॉटस्पॉट अभी तो जैसे ज़्यादातर तो साउथ में ही लोग कहते हैं, केरला में जो कहते हैं, लेकिन अच्छा। आजकल वो थोड़ा केरल का जो एक नाम होता था वो डेफिनेटली है, लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया जो आपको अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे। हमारे तो पूरे भारतवर्ष में क्लिनिक्स हैं, लगभग 85 क्लिनिक्स हैं और अभी अगर देखें तो थोड़ा जैसे गुजरात में जो हमारा एक बहुत अच्छा जामनगर में इंस्टीट्यूट है, जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट है, अभी दिल्ली का जो ऑल इंडिया आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है वो तो बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। एक और दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो अब तो
पूरे गोवा में भी एक और आयुर्वेदिक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बना है। तो आई थिंक ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस बन रहे हैं। तो पूरे भारत में ही अब आयुर्वेद का धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी केरल अभी भी जाना जाता है आयुर्वेद के हॉटस्पॉट पे नाम। राजस्थान में भी है, राजस्थान में अच्छे संस्थान हैं, गुजरात में अच्छे संस्थान है, महाराष्ट्र में भी है। तो थोड़ा सा ये नॉर्थ का जो एरिया था हमारा, ये जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर थोड़ा आयुर्वेद का प्रचलन कम रहा, लेकिन यहाँ पर भी अब अच्छे संस्थान आ रहे हैं। सर, बातचीत के अंतिम दौर में हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं जी। मैं आपसे सवाल करूंगी और आपको उनका तुरंत जवाब देना होगा, ज्यादा समय नहीं लगाना। ठीक है सर, तो एक शब्द में आयुर्वेद का व्याख्यान। संतुलन, बैलेंस। सबसे खराब हेल्थ हैबिट जो आपने आज तक देखी है। ईटिंग जंक फूड। एक आयुर्वेदिक सुपर फूड जो आप सबको रिकमेंड करना चाहेंगे। आंवला। एक किताब आयुर्वेद पे जो आपकी ना हो, वो आप जो आप दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें। अगर शास्त्र में जाएं तो अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, बड़ी सरल सी किताब है, वो पढ़ सकते हैं। सर, सोशल मीडिया का एक मिथ जो आपको लगता है ब्रेक करना सबसे जरूरी है। आई थिंक सबसे जरूरी है कि आयुर्वेद स्लो है। एक गिल्टी प्लेजर खाना जो आप खाते हैं, आपका फेवरेट फूड जो आपको, जिसके बारे में थोड़ा आपको गिल्टी हो बट आपको पसंद है, ऐसा कुछ। गिल्टी तो नहीं होता, मैं खाता हूँ, मैं संडे को वो खाता हूँ पराठा। ओके। आई डोंट फील गिल्टी। अगर आयुर्वेद पे कोई मूवी बनती है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए। आयुर्वेदा द साइंस ऑफ वेलबींग। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पहलुओं पे आपने हमारे साथ बहुत विस्तृत बातचीत की, सारी जानकारी साझा की और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार।